ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। हेलो सर जी। हाँ, मैंने वो सारी फाइल्स कंप्लीट कर दी है। बस अभी शट डाउन करके निकल ही रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। सुनील एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी करता है, जिसके लिए उसे अक्सर लेट नाइट काम करना पड़ता था। दरअसल ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए हर दिन जिंदगी से एक नई जंग लड़ता था। अपनी छोटी सी तनख्वाह से सुनील अपने बीवी बच्चों और बीमार मां की दवाइयों का खर्चा पूरा नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। आए दिन कर्जदार पैसे लेने सुनील के घर आते और पैसे ना मिलने पर उसे खरी खोटी सुनाया करते थे। सुनील, तुमने पैसे ये कहकर लिए थे कि अगले महीने लौटा दोगे, और अब उस बात को 1 साल बीत चुका है। कब दोगे मेरे पैसे? बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं जल्दी ही आप सबके पैसे लौटा दूंगा। हम जब भी इससे पैसे मांगते हैं तब ये यही कहता है, जब लौटाने की औकात नहीं है तो फिर मांगते क्यों हो? मैंने तो रहम खाकर अपनी बीवी का गहना गिरवी रख के इसको पैसे दिए थे, और अब पिछले 6 महीने से उसका ब्याज भर रहा हूं। अब बहुत हो गई इंसानियत। 1 महीने का वक्त है तुम्हारे पास। अगर हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। 1 महीने के अंदर मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, मैं आप दोनों के पैसे लौटा दूंगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे इन आंसुओं का स्वाद हम पहले ही चख चुके हैं। ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं, मगरमच्छ के। चोरी करो या किसी का खून, हमें 1 महीने के अंदर पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो भाइयों। सारे कर्जदार 1 महीने की मोहलत देकर वहां से चले जाते हैं। इस तनाव के बाद सुनील ओवरटाइम ड्यूटी करना शुरू कर देता है, लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हो पाता। सुनील के दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? सुनील ने हर तरह की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसे उम्मीद की एक भी किरण नजर नहीं आई। उधार के पैसे लौटाना अब उसके बस की बात नहीं थी। अंत में उसने सोच लिया कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो खुद को खत्म करने का मन बना लेता है। अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे जेल जाने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पर अगर मैं ही नहीं रहा तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। सुनील पानी में कूदने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसे अपने परिवार का ख्याल आता है और वो वहीं रुक जाता है। मेरी मौत से इन कर्जदारों का मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं, इससे समस्या हल नहीं होगी। मैं मर नहीं सकता, पर कर्जदारों का क्या करूं? उनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? इतना कहकर सुनील वापस अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। चोरी करो या किसी का खून, हमें हमारे पैसे चाहिए। खून करो, खून खून खून। कर्जदारों में सबसे ज्यादा दिक्कत राणे और मिश्रा को ही है। अगर मैं उन दोनों को खत्म कर दूं तो मेरी आधी समस्या हल हो जाएगी। राणे और मिश्रा सुनील के ये वो दोस्त थे जिन्होंने कभी बुरे वक्त में सुनील की मदद की थी, और आज सुनील मन ही मन अपने दोस्तों को मौत के घाट उतारने की सोच रहा था। तभी अचानक वीरान सड़क से चलते चलते उसकी बाइक अपने आप बंद पड़ जाती है। सुनील ने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। शिट यार, इसको भी अभी खराब होना था। कुछ देर और कोशिश करने के बाद सुनील ने थक हार कर अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और आगे चल पड़ा। उसने सोचा, कोई गाड़ी या ट्रक मिल गया तो उससे मदद की उम्मीद की जा सकती है। पर तभी उसकी नजर एक पुराने वीरान बस स्टॉप पर पड़ी। सुनील वहां जाकर खड़ा हो गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई बस मिल जाए। कुछ ही देर बाद दूर से एक बस आती हुई दिखाई दी। बस देखकर सुनील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे ही बस पास आई उसका दिल तेज धड़कने लगा। उस बस के टूटे फूटे शीशे और पुरानी फटी सीट बस की हालत बयां कर रहे थे। पूरी बस से एक अजीब सी बू आ रही थी। सुनील के बस में चढ़ते ही बैल की आवाज गूंज उठी। फिर बस धीरे धीरे चल पड़ी।
इसके बाद कंडक्टर ने सख्त आवाज में सुनील को टिकट के लिए पूछा। कहाँ जाना है? गाजियाबाद। 2 रुपया। 2 रुपये सुनकर सुनील को आश्चर्य होता है। क्या 2 रुपये? इतना कम किराया कैसे? सुनील की बात पर कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनील ने अपनी जेब से 2 रुपए का सिक्का निकाला और कंडक्टर को दे दिया। उस कंडक्टर ने सुनील को एक फटा पुराना सा टिकट दिया जो दिखने में बेहद गंदा लग रहा था। ये क्या है? ये तो पूरी तरह खराब हो चुका है। कंडक्टर ने सुनील की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सीट के पास जाकर खड़ा हो गया। सुनील को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने देखा कि बस के अंदर यात्रियों के लिए कुछ जरूरी सूचनाएं लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था, अगर कोई अनजान स्टॉप दिखे तो उतरने की कोशिश ना करें, वरना यह आपका आखिरी सफर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ था कि इस बस में छुट्टे पैसे देना अनिवार्य है, नहीं तो कीमत कुछ और चुकानी पड़ेगी। ये पढ़ते ही सुनील के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। अचानक उसने अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस किया। उसने धीरे से नजर झुकाकर जैसे ही नीचे देखा तो उसने घबरा कर तुरंत अपना पैर झटका। अचानक ये कीड़े कहां से आने लगे? हिम्मत करके जब उसने सीट के नीचे झांक कर देखा तो खून से लथपथ सड़े गले हुए से इंसान का हाथ दिखाई दिया, जिसे कीड़े नोच नोच कर खा रहे थे। डर के मारे सुनील की चीख निकल जाती है और कंडक्टर उसकी ओर आने लगता है। आप ठीक तो हैं? यहां लाश है। मैंने अभी अभी सीट के नीचे किसी इंसान का हाथ देखा। मैं भी चेक करता हूं। अरे साहब, यहां तो कुछ भी नहीं है। कहीं आप मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं सच कह रहा हूं, वो हाथ पूरी तरह से सड़ा हुआ था। उसमें लगे कीड़े मेरे पैर पर रेंग रहे थे। जरूर आपने कोई सपना देखा होगा। अक्सर रात के सफर में लोगों की आंख लग जाती है। सुनील ने भी सोचा कि शायद उसकी आंख लग गई होगी और ये उसका सिर्फ एक वहम होगा। पसीने से तरबतर हो चुका सुनील जैसे तैसे अपने डर को दबाकर चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। तकरीबन 2 मिनट बाद ही बस एक और अनजान स्टॉप पर रुकती है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। उस बस स्टॉप पर चारों तरफ बस अंधेरा अंधेरा सा नजर आ रहा था। तभी एक आदमी हाथ में सूटकेस लिए बस में चढ़ जाता है। उस आदमी को देखकर सुनील को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वो अब इस अजीब बस में अकेला नहीं था। लेकिन ये सुकून बस कुछ ही पल का था। इससे पहले कि सुनील उस आदमी से कुछ कह पाता, कंडक्टर उस आदमी के पास आकर खड़ा हो गया। कहाँ जाना है? गाजियाबाद। 2 रुपये। 2 रुपये सुनकर वो पैसेंजर भी चौंक जाता है। पैसेंजर 10 रुपए का नोट निकालकर कंडक्टर के हाथ में थमा देता है। 2 रुपये छुट्टे दो। 2 रुपये के छुट्टे नहीं है मेरे पास। आप एक काम कीजिए, बचे हुए पैसे आप रख लीजिए। मैंने कहा छुट्टे पैसे दो। अरे भाई, कहा ना छुट्टे पैसे नहीं है मेरे पास। उस पैसेंजर के इतना कहते ही कंडक्टर का चेहरा एकदम भयानक दिखने लगा और आंखें लाल सुर्ख हो गई। कंडक्टर ने बस रोकने के लिए रस्सी खींचकर बैल बजाई और बस एक ब्रिज पर रुक गई। कंडक्टर ने उस पैसेंजर को घसीटते हुए बस के बाहर निकाला और जमीन पर उठाकर पटक दिया। इससे पहले कि वो आदमी वहां से भाग पाता, कंडक्टर ने एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी बस में से निकाली और वही एक ही बार में उसका सर 2 टुकड़ों में काट दिया और फिर लाश को उठाकर नदी में फेंक दिया। यह भयानक दृश्य देखकर सुनील की सांसें तेज होने लगी। सुनील वहां से भागना चाहता था, लेकिन वो अपनी जगह से उठ ना सका, मानो जैसे किसी चीज ने उसे जकड़ के रखा हो। डर के मारे सुनील नजर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। कंडक्टर ने एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ सुनील की ओर देखते हुए डबल बैल बजाई और फिर बस चल पड़ी। इसके बाद वो अपनी सीट के पास जाकर शांत खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सुनील अब भी उस डरावने मंजर को भूल नहीं पा रहा था। वो अब किसी भी हाल में इस खौफनाक बस से उतरना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने चुपचाप चलती बस से कूदने का फैसला किया। कंडक्टर आगे की ओर मुंह कर बैठा हुआ था। सुनील ने सोचा यही एक सही मौका है, लेकिन
जैसे ही उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, बस अचानक से रफ्तार पकड़ लेती है। इतनी रफ्तार में नीचे कूदना बेवकूफी होगी। अगर मैं कूदा तो वैसे भी जिंदा नहीं बचूंगा। सुनील ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बिल्कुल सामने वही कंडक्टर खड़ा था। अपनी जगह पर बैठ जाओ। इस बस में सफर शुरू करने का मतलब है इसे पूरा करना। सफर पूरा किए बिना तुम इस बस से नहीं उतर सकते। हाँ, मैं बस ताजी हवा का झोंका खाने के लिए दरवाजे पर आया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। कुछ देर बाद सुनील की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और बस तेजी से घने जंगलों में दाखिल हो गए, जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। जंगल की अजीब सी खामोशी में वो बस कहीं खो सी गई। सुनील को होश आया तो उसने देखा कि बस एक सुनसान सी जगह पर रुकी हुई थी, जिसमें एक और हट्टा कट्टा आदमी चढ़ जाता है। सुनील उस आदमी को बस में ना चढ़ने का इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बस का कंडक्टर उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और इशारे से सुनील को चुप रहने के लिए कहता है। इससे पहले सुनील उस आदमी को कुछ कह पाता, वो आदमी सुनील के आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। सुनील मन ही मन सोचता है कि इसकी मदद से यहां से बचकर निकला जा सकता है, लेकिन तभी कंडक्टर वहां आ जाता है और उस आदमी से टिकट के लिए कहता है। टिकट? एक गाजियाबाद। उस आदमी ने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर कंडक्टर की ओर हाथ बढ़ाया। 50 का नोट देखकर कंडक्टर बेहद गुस्सा हो जाता है। इस स्टॉप से लेकर गाजियाबाद का किराया सिर्फ 1 रुपया ही है, छुट्टे पैसे दो। 1 रुपया सुनकर वो आदमी हैरत में पड़ जाता है। क्या 1 रुपया? अरे भाई साहब, इतना छुट्टा नहीं है मेरे पास। छुट्टे पैसे दो, वरना आपका ये सफर अंतिम सफर ना बन जाए। पैसेंजर उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सुन रह गया और अपनी जेब टटोलने लगा, लेकिन सारी जेब टटोलने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। अरे भाई साहब, आप पूरे 50 रुपये रख लीजिए, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। उस पैसेंजर के इतना कहते ही कंडक्टर ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और एक झटके में उस आदमी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। सुनील की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस पैसेंजर की लाश की तरफ नजर उठाकर भी देख सके। वो बेचैनी से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसे एक ही डर बार बार सता रहा था कि कहीं अगला नंबर उसी का ना हो। सुनील ने धीरे से खिड़की से बाहर देखा, जो बस अब तक एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, अब शहर के बीचों बीच चल रही थी। ये देखकर सुनील की जान में जान आती है। अचानक बस धीरे से रुक गई। गाजियाबाद डिपो बोर्ड सामने दिख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सीट से उठ सके। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था कि कहीं कंडक्टर उसे रोक ना ले। तभी कंडक्टर बैल बजाकर सख्त आवाज में कहता है, आपका स्टॉप आ गया है साहब, अब आराम से घर जाइए। सुनील झट से अपनी सीट से उठा और बिना पीछे मुड़े बस से उतर गया। बस से उतरते ही सुनील ने एक राहत की सांस ली, लेकिन मौत का डर अब भी उसके जहन में मौजूद था। उसने मुड़कर देखा तो बस डिपो के अंदर जा चुकी थी। सुनील ने उस बस का नंबर नोट किया और उसका पीछा करने लगा। सुनील ने सोचा कि उस बस वाले के खिलाफ वो शिकायत दर्ज करवाएगा, लेकिन डिपो के अंदर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरा डिपो सुनसान पड़ा हुआ था। अचंभे की बात तो यह है कि जो बस अंदर आई थी वो अभी वहां मौजूद नहीं थी। परेशान होकर सुनील लगभग हिम्मत हार ही चुका था कि तभी उसकी नजर वहां से थोड़ी ही दूर पर बैठे एक शख्स पर पड़ी, जो कि आग जलाकर ठंड में हाथ सेक रहा था। पेशे से वो आदमी वहां का चौकीदार नजर आ रहा था। सुनील हाफता हुआ उस आदमी के पास गया और उस बस के बारे में पूछताछ करने लगा। अभी अभी जो बस यहाँ आई थी वो कहाँ गई? चौकीदार सुस्ती भरी आवाज में उबासियां लेते हुए कहता है, कौन सी बस? यहाँ कोई बस नहीं आई। क्या? मैंने खुद देखा था, बस यही डिपो के अंदर आई थी। भाई साहब, 10 बजे के बाद ये डिपो बंद हो जाता है, और अगर कोई बस अंदर आई होती तो यहाँ मौजूद होती। मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस बस का नंबर भी नोट किया था।
ये देखो, ये फटा पुराना टिकट उस कंडक्टर ने मुझे दिया था। चौकीदार ने जैसे ही बस का वो टिकट देखा, वो चौंक उठा और सुनील को बेचैनी भरी नजरों से घूरने लगा। अगर तुमने सच में उस बस को देखा है तो बेहतर होगा कि उसे भूल जाओ, क्योंकि जो कोई भी उस बस का सच जानने की कोशिश करता है ना, वो दोबारा कभी दिखाई नहीं देता। वो बस सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो मौत के बेहद करीब होते हैं। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम बच गए। क्या मतलब? एक वक्त था जब ये बस सचमुच चलती थी। एक दिन एक भयानक हादसा हुआ। कैसा हादसा? आज से तकरीबन 20 साल पहले एक बस कंडक्टर था जो अक्सर छुट्टे पैसे को लेकर यात्रियों से झगड़ा किया करता था। एक दिन कुछ बदमाशों से उसकी तकरार हो गई और छुट्टे पैसे को लेकर उनके बीच भयंकर मारपीट शुरू हो गई। उन बदमाशों ने कंडक्टर के साथ बस ड्राइवर को भी बुरी तरह पीटा, जिसमें कंडक्टर की वही मौत हो गई। तब से हर रात उसकी आत्मा अपने शिकार की तलाश में सफर करती है। सुनील समझ जाता है कि कंडक्टर का भूत उन्हीं पैसेंजर्स को मौत देता है जिनके पास छुट्टे पैसे नहीं होते। उसके पास छुट्टे पैसे थे, इसलिए वो बच गया। इस बात से सुनील को अपने कर्जदारों से पीछा छुड़ाने का एक नया तरीका मिल जाता है। अगले दिन तकरीबन रात के 10:30 बजे सुनील सभी कर्जदारों को मिलने के लिए अपने ऑफिस के पास वाले बार में बुलाता है। क्यों भाई, कहीं से लॉटरी वगैरह लग गई है क्या? आज बड़े मेहरबान हो रहे हो। दरअसल मैंने अपने बॉस से पैसे उधार मांगे हैं, वो आते ही होंगे। जैसे ही वो आ जाएंगे तुम दोनों आपस में बांट लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारे पैसे लौटा रहे हो। हम तो हिम्मत ही हार चुके थे। अरे नहीं भाई, जिसका लिया है उसका आज नहीं तो कल देना ही पड़ता है। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। पिछली बार हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। हम सबको भी पैसों की जरूरत है। ये कर्जा चुकता कर दो, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं, आगे से मुझे तुमसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं हमेशा तुम सबका एहसानमंद रहूंगा। हाँ, लगता है भाई के हाथ में जरूर कोई सोने की चिड़िया लगी है। सुनील के चेहरे पर कमीनेपन के भाव उभरने लगते हैं। वो मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहा था। हंसो, खूब हंसो, आज की रात तुम सबकी आखिरी रात है। 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। प्लान के मुताबिक सुनील को इस बात की पुष्टि करनी थी कि किसी के पास भी छुट्टे पैसे न हो। इसलिए बिल पे करने के वक्त सुनील सभी से छुट्टे पैसे मांगता है, जिसमें राणे के पास तो छुट्टे पैसे थे ही नहीं और मिश्रा के पास जितने भी छुट्टे पैसे थे वो सब वो दे देता है। आप सब यहीं रुकिए, तब तक मैं बिल पे करके आता हूं। सुनील पैसे पे करके वापस आता है और दुखी मन से मिश्रा और राणे से कहता है, दोस्तों मैंने अभी अभी फोन पर बात की तो पता चला मेरे बॉस का एक्सीडेंट हो चुका है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने कल सुबह मुझे पैसे देने का वादा किया है। इंसानियत के नाते तुम सब कल सुबह तक रुक जाओ। ठीक है, हम कल सुबह फिर आ जाएंगे। सुनील की बातों पर विश्वास करके राणे और मिश्रा उसके साथ घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वे लोग उसी पुराने बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं जहां से सुनील उस बस में चढ़ा था, और 12 बजते ही वो बस वहां आकर रुक गई। सुनील ने उनसे कहा, दोस्तों यह आखिरी बस है, इसके बाद कोई भी बस आने वाली नहीं है, जल्दी से चढ़ जाओ। नशे की हालत में राणे और मिश्रा दोनों उस बस में जैसे तैसे चढ़ जाते हैं और सुनील भी उनके साथ चढ़ जाता है। राणे और मिश्रा आसपास की सीट पर बैठ जाते हैं, वही सुनील उनसे दूरी बनाकर अलग बैठ जाता है। तभी कंडक्टर उनके पास आता है और टिकट के लिए कहता है, टिकट कहाँ जाना है? 3 गाजियाबाद तक की टिकट दे देना। मिश्रा जी मेरा टिकट मत लीजिए, मैं अपना टिकट खुद ले लूंगा। ठीक है। मिश्रा अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालता है और 2 टिकट देने के लिए कहता है। 100 रुपए देखकर कंडक्टर का चेहरा गुस्से में दिखाई देने लगता है। कृपया छुट्टे 6 रुपये दीजिए। अरे भाई, छुट्टे पैसे नहीं है मेरे पास, तनिक एडजस्ट कर लीजिए। मैंने कहा छुट्टे पैसे दो। अरे भाई, ये 50 रुपए लो और टिकट दे दो। अब ये मत कहना कि 50 रुपए का भी छुट्टा नहीं है तुम्हारे पास।
राणे के इतना कहते ही बस कंडक्टर ने अपने तेज धार नाखून उसकी गर्दन में गाड़ दिए और उसे उठाकर जोर से पटक दिया। ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों मार रहे हो? अभी की अभी बस रोको, हमें तुम्हारी बस में सफर नहीं करना। जैसे तुम्हारी मर्जी। कंडक्टर अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और मिश्रा के ऊपर अनगिनत वार करने लगता है, जिससे उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। सुनील, मेरी मदद करो, ये सब क्या हो रहा है? सुनील राणे की तरफ एक रहस्य भरी मुस्कुराहट से देखता है और बिना कुछ कहे अपना मुंह घुमा लेता है। राणे तुरंत समझ जाता है कि ये सब के पीछे सुनील का हाथ है। तभी उसकी नजर एक लोहे की रॉड पर पड़ती है। वो तुरंत रॉड उठाकर उस भयानक कंडक्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो कंडक्टर पर वार करता है, कंडक्टर एक ही झटके में उसकी गर्दन पकड़ के मोड़ देता है। उसके बाद दोनों की लाशों को बस से नीचे फेंक देता है। सुनील बड़े आराम से बैठकर ये सारा मंजर देख रहा था। वो समझ गया था कि कंडक्टर अब उसी के पास आने वाला है। वो जेब में 2 रुपए का कॉइन ढूंढने लगता है। तभी कंडक्टर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, टिकट। सुनील बिना डरे पूरे विश्वास के साथ अपनी दूसरी जेब में हाथ डालता है, पर जैसे ही उसका हाथ अंदर जाता है, उसे महसूस होता है कि उसकी जेब फटी हुई है। उसे अच्छे से याद है कि उसने छुट्टे पैसे इसी जेब में रखे थे, लेकिन जेब फटी होने के कारण वो पैसे खो चुका था। डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगती है और हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं। पैसे हैं, यही कहीं है, मैंने रखे थे, मिल जाएंगे। एक मिनट रुकिए। सुनील समझ जाता है कि उसकी मौत सामने खड़ी है। वो तुरंत कंडक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ कर दो, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, मेरे बीवी बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे माफ कर दो, दोबारा फिर कभी मैं इस बस में नहीं चढ़ूंगा। सुनील ने नजर उठाकर कंडक्टर की तरफ देखा तो वो कुल्हाड़ी लिए उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। और फिर एक तेज चीख गूंज उठी और रात के अंधेरे में वो बस धीरे धीरे कहीं एक नए शिकार की तलाश में। इकरा, जब पूरा अस्पताल एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था, वहीं अस्पताल के पिछले हिस्से में एक कमरा था जहां राजेश नाम का एक डॉक्टर कमरे में अकेला काम कर रहा था। उसके एक हाथ में ऑपरेशन ब्लेड और दूसरे हाथ में शराब का ग्लास नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके सामने टेबल पर एक लाश रखी हुई थी, एक ऐसी लाश जिसका कमर का निचला हिस्सा गायब था। राजेश ने उस लाश का पेट काटा और उसके अंदर से किडनी और लिवर निकालकर केमिकल से भरे हुए एक जार में रख ही रहा था कि अचानक उसे एक कॉल आया। हाँ सर, आप चिंता मत करिए, सब कुछ हो गया है, लाश के ऑर्गन्स निकाल लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं। राजेश, आज की रात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सर, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। गुड जॉब। फोन पर बात करते हुए जैसे ही राजेश की नजर टेबल पर पड़ती है, उसकी सांस अटक जाती है क्योंकि लाश वहां मौजूद नहीं थी। अरे अरे, ये डेड बॉडी कहां चली गई? अभी तो यही थी। गुर्राने की आवाज सुनकर राजेश जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने वही आधी कटी हुई लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। राजेश घबरा कर तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। वॉचमैन, अरे कोई है? अरे दरवाजा खोलो। राजेश जोर जोर से दरवाजा पीटता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। लाश तेजी से घिसटती हुई राजेश की तरफ बढ़ रही थी। उसके कटे पिटे जिस्म से आंतड़ियां जमीन पर गिर रही थी। कोई मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गया हूं, मुझे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अपनी जान बचाने के लिए राजेश उस लाश के आगे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो लाश राजेश तक पहुंच पाती,
राजेश दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर फर्श पर खून से फिसल जाता है और तभी वो आधी कटी लाश डॉक्टर के पेट पर आकर बैठ जाती है। इसके बाद वो लाश एक ऑपरेशन ब्लेड उठाकर डॉक्टर के शरीर को चीरना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह जब राजेश की लाश मिलती है तो सभी डॉक्टर्स और स्टाफ लाश देखकर घबरा जाते हैं। पूरे अस्पताल में डर का माहौल छाया हुआ था। देखने से लगता है किसी ने राजेश का खून किया है, लेकिन सर पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक था और सभी खिड़कियां भी बंद थी। तो फिर ये किसने किया? सीसीटीवी कैमरा ठीक से चेक करो। सर सीसीटीवी का फुटेज भी रात 2:30 बजे के बाद से ब्लैंक है। क्या? लेकिन तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे मुमकिन है? तुम लोग ड्यूटी पे थे या सो रहे थे? किसी के पास कल रात के हादसे का कोई जवाब नहीं था। कोई नहीं जानता था कि डॉक्टर राजेश के साथ आखिर हुआ क्या था। शाम को जब डॉक्टर शुभांकर घर पहुंचा तो उसने श्वेता को सख्ती से कहा, श्वेता तुम कल से घर पर ही आराम करो, अस्पताल की जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दो। लेकिन शुभांकर। श्वेता मैं चाहता हूं कि तुम काम की टेंशन से मुक्त होकर खुद पर ध्यान दो। श्वेता शुभांकर का मन रखने के लिए उसकी बात मान जाती है। इसके बाद रात के तकरीबन 12 बजे अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। श्वेता खिड़की से देखती है जहां उसे एक आदमी की परछाई नजर आ रही थी। डर के मारे वो शुभांकर को जगाती है। उठो, घर के बाहर कोई है। क्या बकवास है श्वेता, रात के 2 बजे हैं, इस वक्त कौन हो सकता है? मैं सच बोल रही हूँ, खिड़की की तरफ किसी आदमी के रोने की आवाज आ रही है। शुभांकर उठता है और खिड़की के पास जाकर देखता है, पर उसे ना तो कोई आवाज सुनाई आती और ना ही कोई साया दिखाई देता। यहाँ तो कोई भी नहीं है श्वेता, जरूर ये तुम्हारा वहम होगा, चलो अब सो जाओ। शुभांकर श्वेता की बातों पर यकीन नहीं करता है और सो जाता है। श्वेता को यह बात बड़ी अजीब लगती है। जो आवाज उसे सुनाई दी वो शुभांकर को क्यों नहीं सुनाई दी? अगली सुबह श्वेता की आंख खुलने से पहले ही डॉक्टर शुभांकर पहले से तैयार होकर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। श्वेता मैं शहर जा रहा हूं, कल शाम तक लौटूंगा। सब ठीक है ना शुभांकर? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। हाँ, बस कुछ फॉर्मेलिटीज है जो राजेश की डेथ रिपोर्ट से जुड़ी हुई है, तुम फिक्र मत करो। शुभांकर को घर से निकले हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं थी। श्वेता ने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन डिस्कनेक्ट हो जाता। बेचैनी और थकान से हारकर श्वेता अपने कमरे में जाकर आराम करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, फिर से वही दर्दनाक और डरावनी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। श्वेता घबराकर धीरे से उठती है और खिड़की के पास जाकर बाहर झांकती है। उसे एक आदमी खिड़की के बाहर बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ दिखाई देता है। एक अनजान चेहरा, एक बेजान सी खामोशी। लेकिन इस बार श्वेता हिम्मत जुटाकर उस आवाज का सच जानने के लिए घर से बाहर निकल पड़ती है। कौन है वहां पे? कौन है वहां? रुको, कौन हो तुम? और रोज रोज मेरे घर के अंदर क्यों खड़े रहते हो? श्वेता की बात सुनते ही रोने की आवाज थम जाती है और एक आदमी धीरे धीरे चलते हुए सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेम साहब, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। मेरा नाम चंद्रकांत है। मेरा बेटा मोहन 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका इलाज आप ही के अस्पताल में चल रहा है, पर मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, इसलिए डर के मारे उसे वही छोड़कर चला आया। सोचा अस्पताल वाले उसे बाद में घर भेज देंगे, पर आज 3 दिन हो गए उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो।
उस आदमी की बात सुनकर श्वेता का दिल भर आता है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। मैं कल अस्पताल जाकर आपके बेटे के बारे में पता लगाऊंगी। आप कल दोपहर अस्पताल आ जाना। चंद्रकांत अस्पताल का नाम सुनते ही घबरा जाता है। नहीं मैडम जी, अस्पताल नहीं। मैं कल रात इस जगह आपसे मिलने आऊंगा। आशा करता हूं मेरा बेटा सही सलामत होगा। अब मैं चलता हूं। अगले दिन श्वेता अस्पताल जाती है और डॉक्टर रमेश से मिलकर मोहन के बारे में पूछती है। श्वेता के मुंह से मोहन का नाम सुन के डॉक्टर रमेश थोड़ा घबरा जाता है और बात को टालने की कोशिश करता है। मैं कंफर्म करता हूं, तब तक आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी मंगवा देता हूं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से निकल जाता है। श्वेता समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो खुद रिसेप्शन डेस्क पर जाकर पेशेंट रजिस्टर खोलती है, लेकिन रजिस्टर में मोहन का नाम कहीं भी लिखा नहीं होता। आखिर मोहन गया कहाँ? डॉक्टर, 3 दिन पहले मोहन नाम का एक लड़का एडमिट हुआ था। मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए तुरंत। मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज पहले आप शांत हो जाइए और मेरे साथ आइए। श्वेता की जिद के आगे डॉक्टर रमेश श्वेता को मोहन के पास ले जाता है। क्या तुम ही मोहन हो? जी, मैं ही मोहन हूँ। तुम ठीक हो? कहीं कुछ दुख रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्वेता देखती है कि मोहन की सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। रिपोर्ट्स देखकर श्वेता एक बार फिर डॉक्टर से सवाल करती है। इसके इतने सारे टेस्ट किस लिए किए गए हैं? क्या हुआ है इसे? कुछ नहीं, दरअसल इस अस्पताल की नई पॉलिसी है कि यहाँ एडमिट होने वाले पेशेंट के सारे टेस्ट कराए जाते हैं। मुझे लगता है कि मोहन बिल्कुल ठीक है। इसे तुरंत डिस्चार्ज कर देना चाहिए। मोहन के डिस्चार्ज की बात सुनकर डॉक्टर एकदम घबरा जाता है। श्वेता मैम, दरअसल शुभांकर सर इस वक्त बाहर गए हुए हैं और जब तक उनके साइन नहीं होते हम मोहन को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुनकर श्वेता घर लौट आती है, लेकिन अभी भी श्वेता को लग रहा था कि उस अस्पताल में कुछ तो अजीब हो रहा है। वो ये सारी बातें सोच ही रही थी कि उतने में घर की बेल बज उठती है। श्वेता ने दरवाजा खोला तो सामने शुभांकर खड़ा था, जो कि गुस्से में नजर आ रहा था। श्वेता, तुम्हें क्या जरूरत थी अस्पताल जाने की और डॉक्टर के काम के बीच दखल देने की? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी पत्नी होने के साथ एक डॉक्टर भी हूँ और इस अस्पताल पर मेरा भी उतना अधिकार है जितना कि तुम्हारा। आई एम सॉरी श्वेता, पर तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। डॉक्टर रमेश एक जिम्मेदार व्यक्ति है और इस अस्पताल को खड़ा करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनके काम में दखल दे। शुभांकर का उस पर यूं बेवजह चिल्लाना श्वेता को एक गहरे सदमे में डाल देता है। एक मिनट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। हेलो सर, डॉक्टर रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? और फिर एक दिन अचानक डॉक्टर रमेश की भी मौत हो जाती है, उसी तरह जिस तरह डॉक्टर राजेश की मौत हुई थी। पता करो ये किसने किया है, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूं। सब ठीक तो है? डॉक्टर रमेश नहीं रहे, पोस्टमार्टम रूम में उनकी अचानक मौत हो गई। शुभांकर, मुझे लगता है हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। अस्पताल में ऐसा दूसरी बार हुआ है। नहीं, रुको, पहले मुझे एक बार मामला समझने दो, उसके बाद मैं खुद कल सुबह पुलिस के पास जाऊंगा। डॉक्टर रमेश की मौत की खबर सुनकर शुभांकर बिना देर किए तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाता है। शुभांकर के घर से निकलते ही श्वेता भी चुपके से बाहर निकल जाती है, जहां चंद्रकांत पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। डॉक्टर मैडम, आपने मेरे बेटे मोहन को देखा? बताइए ना, वो कैसा है? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और कल ही उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। आप कल अस्पताल आ जाना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अस्पताल का नाम सुनते ही चंद्रकांत फिर एक बार घबरा जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिखाई देती है। उसे इस हालत में देखकर श्वेता उससे नरम आवाज में कहती है, किसी से डरने की बात नहीं है, तुम आ जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगले दिन श्वेता सीधा मोहन के वार्ड में चली जाती है, लेकिन वहां उसे मोहन कहीं भी नजर नहीं आता। परेशान होकर वो तुरंत पास खड़े हुए वार्ड बॉय से पूछती है, यहाँ मोहन कहाँ है? श्वेता मैडम, कल देर रात अचानक मोहन को हार्ट अटैक आ गया
हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाया। क्या? हार्ट अटैक? लेकिन कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था। मैंने मोहन के पिता से वादा किया था कि आज मैं मोहन को डिस्चार्ज कर दूंगी। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या बात कर रही हैं आप? मोहन के पिता आपसे कब मिले? कल रात। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मोहन के पिता को मरे हुए तो 3 दिन बीत चुके हैं। क्या? नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कल रात ही उनसे मिली थी। श्वेता मैडम, जब मोहन को 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट के दौरान यहाँ लाया गया था, उस वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया था। मेरे पीछे आइए। इतना कहकर वार्ड बॉय उसे अपने साथ मुर्दा घर में लेके जाता है, जहां वो सेल्फ खोलकर चंद्रकांत की डेड बॉडी दिखाता है। उसकी डेड बॉडी देखकर श्वेता के पैरों तले जमीन सरक जाती है। हमने चंद्रकांत के परिवार को इन्फॉर्म किया था, लेकिन अब तक इनके परिवार से कोई बॉडी लेने नहीं आया। तो फिर कल रात जिससे मैं मिली थी, वो कौन था? और तभी अचानक श्वेता का सर चकरा जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। मैडम, श्वेता मैडम, उठिए, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो चंद्रकांत की मौत कैसे हुई थी? क्या हुआ था उन्हें? मैडम, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है, आज से 3 दिन पहले एक ट्रक एक्सीडेंट के दौरान उन्हें यहाँ लाया गया था। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि चंद्रकांत के शरीर के 2 हिस्से हो गए थे, लेकिन मोहन उस वक्त जिंदा था, क्योंकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, और अब उसने भी अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। श्वेता के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। जिस आदमी से कल रात उसने बात की थी, आज उसकी लाश श्वेता के सामने थी। अब उसे लगने लगा था कि इस अस्पताल में कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। श्वेता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। घर पहुंचने के बाद श्वेता सोचती है कि शुभांकर से सब कुछ सच सच कह दिया जाए, लेकिन अगले ही पल श्वेता को लगता है कि वो उस पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए श्वेता फैसला करती है, आज रात अस्पताल जाकर वो खुद सबूत इकट्ठा करेगी। और फिर रात के वक्त शुभांकर के सोते ही श्वेता उसकी नजरों से बचती हुई चुपचाप घर से निकल जाती है। अस्पताल पहुंचने के बाद जैसे ही श्वेता अस्पताल के अंदर कदम रखती है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजरता है, और उसी पल उसके कान में किसी के पैरों की हल्की सी आहट सुनाई देती है। आवाज सुनकर श्वेता एकदम से रुक जाती है। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो धीरे से पलट कर देखती है, और तभी एक धुंधली सी परछाई उसके सामने से गुजरती है। श्वेता का दिल दहशत से कांप उठता है और उसके कदम थम जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर सीधा पोस्टमार्टम रूम की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो वहां पहुंचती है तो अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सामने एक कमजोर सी लाश पड़ी होती है और एक वार्ड बॉय उसके शरीर से ऑर्गन्स निकालकर जार में रख रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। वो तुरंत कॉल उठाता है। जी सर, सब कुछ हो गया। मैंने उस मरीज को हाई डोज देकर खत्म कर दिया। अब उसके ऑर्गन्स हमारे काम में आएंगे। कल सुबह तक सारा काम हो जाएगा। उस आदमी की बातें सुनकर श्वेता का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो चुपचाप अपना फोन निकालती है और सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। जैसे ही वो वहां से निकलने के लिए अपने कदम पीछे खींचती है, तभी अचानक किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। उसके शरीर में एक थरथराहट दौड़ जाती है जब श्वेता धीरे से पलटकर देखती है। श्वेता, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, इस अस्पताल में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और अब देखो, सबूत तुम्हारे सामने है। वो वार्ड बॉय, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। वो किसी से ऑर्गन बेचने की बात कर रहा था। अचानक शुभांकर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है श्वेता, मेरे पीठ पीछे तुम क्या कर रही हो ये मुझे पता नहीं चलेगा? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया शुभांकर? आम लोगों की जिंदगियां छीनने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो श्वेता, पैसा कमाने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर तुम भी चाहो तो इस खेल का हिस्सा बन सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम्हारे इस घिनौने काम में शामिल करने की? मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। पुलिस स्टेशन तो तुम तब जा पाओगी जब यहाँ से जिंदा वापस जाओगी। वार्ड बॉय, पकड़ लो इसको।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। जितना चाहे चिल्ला लो, यहाँ सिर्फ मुर्दे हैं और मुर्दे किसी काम के नहीं होते। सर क्या करना है इसके साथ? वही जो हम यहाँ आए हर पेशेंट के साथ करते हैं। इतना कहकर वो दोनों मिलकर श्वेता को एक स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं और बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। एक तेज धार वाला ब्लेड उसके शरीर को चीरने ही वाला होता है कि अचानक से खिड़कियों के कांच जोर से टूट जाते हैं और पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। लगता है वहां कोई और भी है। मैं भी देख कर आता हूं सर। वार्ड बॉय झांक कर बाहर देखता है पर वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो पलटकर पीछे मुड़ता है, उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। सर मुझे बचाओ! बचाओ! वार्ड बॉय की चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। इस खौफनाक घटना के बाद शुभांकर अपनी जान बचाने के लिए कॉरिडोर की तरफ भागता है, लेकिन तभी अस्पताल के सुनसान कॉरिडोर में उसका सामना उसी आधी कटी हुई लाश से हो जाता है। उस लाश के मुंह से अब भी मांस के टुकड़े लटक रहे थे और पेट से आंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूं मैं ये सब बंद कर दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। शुभांकर अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन वो लाश उसे बुरी से बुरी मौत देती है। ऐसी मौत जो इंसान सोच भी नहीं सकता। कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तो शुभांकर के शरीर के टुकड़े सब जगह बिखरे पाए जाते हैं। और फिर जब श्वेता को होश आता है तब पुलिस उसका बयान लेती है, जिसके बाद श्वेता सारे सबूत पुलिस को सौंप देती है। श्वेता का बयान लेने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उनके सामने एक और हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। कैमरा में सिर्फ शुभांकर ही दिख रहा होता है, जो डर के मारे यहां से वहां भाग रहा था। लेकिन उसके पीछे कौन था, यह आज तक कोई समझ नहीं पाया, सिवाय श्वेता के। हॉस्पिटल से निकलते वक्त श्वेता एक कोने में चंद्रकांत और उसके बेटे को खड़े देखती है। दोनों उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। आंखों में एक अजीब सा सुकून और राज छुपा होता है। और फिर अगले ही पल वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।